हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और आज मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ एक वीक का करंट अफेयर्स लेकर के, जो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन रिलेटेड थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन इससे पॉपुलेशन पॉपुलेशन रिलेटेड में आपको पता होगा, यूपी गवर्नमेंट ने अभी अभी एक अपनी नई पॉलिसी अनवील की है। साथ में उन्होंने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन भी पास किया हुआ है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, यूपी की जो ड्राफ्ट पॉपुलेशन पॉलिसी है वो है 2021 से 30 तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो प्रीलिम्स में आ सकता है आपको। दूसरा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? इट्स ऑन 11th जुलाई। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, इट्स ऑन 11th जुलाई। फिर इस जो पॉलिसी जो बनाई है यूपी गवर्नमेंट ने, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, 2.7 है टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको रिड्यूस करने का बनाया गया है 2.1 से। अभी जो फर्टिलिटी रेट है यूपी में वो है 2.7, लेकिन इसको रिड्यूस करके 2.1 कर दिया जाएगा। ठीक है, ये टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर पर्सन, एक आदमी को कितने बच्चे हैं, तो ऑन एन एवरेज 2.7 होते हैं। ठीक है, और टारगेट्स क्या है? 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.7, मतलब दो बच्चों से भी कम। फिर मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट बढ़ाएंगे, कहां से? 31.7% है अभी फिलहाल, इसको 45% करेंगे पहले 2026 तक, और 52% करेंगे 2030 तक। तो काफी ज्यादा एम्बिशियस टारगेट्स हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह का जो यूज है उसको बढ़ाने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ठीक है, फिर इंक्रीज मेल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज फ्रॉम 10.8 टू 15.1 एंड 16.4। ये फिगर्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, खास तौर से पहला वाला कि 2.7 से हमको 1.7 करना है, ये यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज बढ़ाया जाएगा ताकि पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 197 है करंटली, इसको 150 कर दिया जाएगा और फिर 98 कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई लेडी जो है किसी बच्चे को बर्थ दे रही होती है, उस समय अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो इसको काफी ज्यादा रिड्यूस करने का यहां पर इन्होंने टारगेट बनाया है। इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट को भी कम करेंगे, कैसे? 43 से पहले 32 करेंगे और फिर 22 करेंगे। ठीक है, तो इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? जो बच्चा 1 साल से कम का होता है, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है या जन्म हो रहा है, उसका बर्थ हो रहा है, वो अगर वहां पर उसकी डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इसके अलावा एक और फिगर होता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब 5 साल का बच्चा होने से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं अंडर 5 इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट। तो अभी प्रेजेंट में 47 है, इसको 35 किया जाएगा और फिर 25 किया जाएगा। ठीक है, तो 35 2026 तक किया जाएगा और 25 जो है 2030 तक कर दिया जाएगा। तो ये फैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। एक ये जुलाई वाला कि पॉपुलेशन डे कब होता है, और ये फर्टिलिटी रेट। ठीक है दोस्तों, ये तीनों फैक्ट्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ई वेस्ट, राइट टू रिपेयर मूवमेंट। राइट टू रिपेयर मूवमेंट क्या है? इट इज द राइट ऑफ कंज्यूमर्स टू बी एबल टू रिपेयर द ओन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। मैं अभी आपको सिंपल भाषा में बताता हूं कि नॉर्मली क्या होता है, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करते हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया या लैपटॉप हो गया, उसकी एज अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स बताई जाती है। 5 ईयर्स के बाद कहा जाता है कि वो ऑब्सोलीट हो जाता है और उसको हमें डंप कर देना चाहिए, एज अ ई वेस्ट ट्रीट करना चाहिए। लेकिन इससे क्या हो रहा है, ई वेस्ट इंडिया में बढ़ता जा रहा है, और हमें पता है कि ई वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए फॉर्मल सेक्टर बहुत कम है। अभी भी 80% इनफॉर्मल सेक्टर ही ई वेस्ट को प्रोसेस करता है। तो अगर हमारी जो चीजें 5 साल से पुरानी हो गई हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है, अगर हम उसको रिपेयर कर पाए, तो क्या होगा कि ई वेस्ट कम जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो इकोसिस्टम है उसमें क्या हो रहा है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे एचपी हो गया, लेनोवो हो गया, वो क्या करता है कि जो आपका आपका जो डिवाइस का मेंटेनेंस सपोर्ट है उसको कम कर देता है। ठीक है, वो कह देता है ये ओल्ड चीज हो गई है, अब इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, या ये टेक्नोलॉजी अब नहीं रह गई है, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि आप डिपेंडेंट हो जाते हैं उन बड़ी कंपनीज के सर्विस सेंटर के लिए। तो यहां पर ये बात हो रही है कि राइट टू रिपेयर मूवमेंट में जो बड़ी कंपनीज हैं
वो स्पेयर पार्ट्स, टूल्स और इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू रिपेयर डिवाइसेस अवेलेबल टू कस्टमर्स। मतलब कस्टमर्स को ये चाहे ब्रोशर के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू ये अवेयर कराएंगे कि अगर उनके यहाँ डिफेक्ट आता है, उनके इक्विपमेंट में डिफेक्ट आता है, तो उसको किस तरीके से डील करना है, उसको किस तरीके से ठीक करना है। उसके लिए टूल्स वगैरह, सॉफ्टवेयर टूल्स हो गया, हार्डवेयर टूल्स हो गया, इसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वाइपर मिशन, देखिए जो मिशन आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पहला है मिशन ऑफ नासा। अगर क्वेश्चन में आता है इसरो का है, नासा का है या किसी और कंट्री का है, तो नासा का है ये। ठीक है, और ये क्या करेगा, टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोल रीजन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मून साउथ पोल रीजन, नॉट द नॉर्थ पोल। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। और इसका काम क्या होगा, रिसोर्स मैपिंग। रिसोर्स मैपिंग का मतलब क्या हुआ, साउथ पोल पे जाएगा और वहां देखेगा कि क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और ये क्यों जानना चाहता है कि क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसलिए कि क्या वहां ह्यूमन लाइफ सस्टेन हो सकती है। अगर वहां पर हम ह्यूमंस को छोड़ें कुछ दिन के लिए, तो क्या वो उनकी लाइफ सस्टेन हो सकती है या वो या उनकी डेथ हो जाएगी, क्या ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहां पर। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट रिसोर्स मैपिंग। तो ये फर्स्ट रिसोर्स मैपिंग मिशन ऑन एनी कैलेस्टियल बॉडी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहला ऐसा मिशन है जिसमें रिसोर्स मैपिंग की जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। ब्रायम भारत टिन्स। ठीक है, नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बोलने में, लेकिन आप समझ सकते हैं भारत करके आ रहा है इसमें, भारत से आप याद कर सकते हैं। तो ये इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका इंडिया के मतलब इंडिया का नाम है उससे ही इंस्पायर्ड हुआ इसका नाम। और ये एंटार्क्टिक स्टेशन भारती में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया है। क्या डिस्कवर किया, अ नेटिव मॉस स्पीशी इन एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में मॉस स्पीशी को फाइंड आउट किया है इस साइंटिफिक एक्सपेडिशन ने। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एंटार्क्टिका मिशन है, नेटिव मॉस स्पीशी है और इंडिया के साइंटिस्ट ने इसे फाइंड आउट किया है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भूटान अडॉप्ट्स इंडियाज भीम यूपीआई। आप सभी को भीम यूपीआई पता होगा। भीम यूपीआई क्या करता है, थ्रू विच वी ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक अकाउंट विदाउट नोइंग देयर आईएफएससी कोड और एक्चुअल बैंक अकाउंट नंबर। अगर हमको किसी का मोबाइल नंबर पता है और वो पेटीएम यूज करता है, तो मोबाइल नंबर @पेटीएम करके हम उसको पे कर सकते हैं। ठीक है, हमको उसके अकाउंट नंबर को जानने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। लेकिन भूटान एक ऐसा कंट्री है, पहला कंट्री है जिसने इंडिया की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्टैंडर्ड को अपनाया है। यूपीआई क्या चीज होता है, यूपीआई का मतलब होता है, आप नाम से जान सकते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब देखिए, अलग अलग बैंक्स होते हैं इंडिया में, बहुत सारे बैंक्स हैं, सबका पेमेंट का तरीका अलग अलग है। लेकिन अगर हम पेमेंट का तरीका सबका एक कॉमन ग्राउंड पे सबको ले आए और पेमेंट का तरीका एक कर दें, तो उसको बोलेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो उसके पीछे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो भूटान ने उन स्टैंडर्ड्स को अपना लिया है, उनको ये अच्छा लगा तो उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, सिंगापुर का यहां नाम क्यों आ रहा है, सिंगापुर वो पहला कंट्री है जिसने भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट को अलाउ किया था। देखिए, दोनों चीजों में डिफरेंस है। भूटान पहला ऐसा कंट्री है जो वॉलंटरली इंडियाज यूपीआई को जिसने अडॉप्ट किया है अपने सिस्टम में। लेकिन सिंगापुर ने अडॉप्ट नहीं किया है, सिंगापुर ने सिर्फ अलाउ किया है कि अगर मान लो कोई बंदा यूपीआई से पेमेंट करना चाहता है तो वी विल एक्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा जान लेते हैं भीम के बारे में। भीम क्या होता है, भीम वॉज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ने नहीं, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। और ये दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, फ्लाई ऐश नहीं है यहां पर। ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन 2020। EIA का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। जब भी हम कोई कोल प्रोजेक्ट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो गए या कोई और प्रोजेक्ट्स हो गए जो कि इन्वायरमेंटली पोल्यूटिंग होते हैं, उस केस में हमको वहां देखना पड़ता है कि उसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट उसका बहुत ज्यादा खराब है तो हम उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं देते। तो ये 2020 में एक ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन आया था, वो क्या था हम देख लेते हैं। एन एग्जेम्पशन ऑफ सेवरल लार्ज इंडस्ट्रीज एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन। नॉर्मली EIA कैसा होता है, पब्लिक कंसल्टेशन के थ्रू ऑफिसर्स जाते हैं, जैसे SDM DM जाते हैं, वो वहां के लोकल लोगों से पूछताछ करते हैं। ठीक है,
और उसके हिसाब से एक असेस करने की कोशिश करते हैं कि कितना इस इंडस्ट्री से पोल्यूशन होगा। इसी तरीके से जो प्राइवेट इंडस्ट्री है जो वहां लगाना चाहती है अपने प्लांट को, वो भी जाकर के पब्लिक कंसल्टेशन मैंडेटरीली करती है, ठीक है। लेकिन अब इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को जो है एग्जेम्प्ट कर रहे हैं पब्लिक कंसल्टेशन से। ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि फास्ट प्रोसेस हो सके, फाइलें फास्ट प्रोसेस हो सके, ठीक है, अप्रूवल्स जल्दी आ सके। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? फिर प्रॉपरली इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है वही बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा वहां के लोकल फ्लोरा एंड फौना पे, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसमें? इट डज नॉट प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैटेगराइजिंग प्रोजेक्ट्स स्ट्रैटेजिक। अभी तक EIA नोटिफिकेशन में कौन से एग्जेम्प्टेड प्रोजेक्ट्स थे जो कि स्ट्रैटेजिक डिक्लेयर किए जाते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डिफेंस प्रोजेक्ट है, डिफेंस कॉरिडोर है, तो स्ट्रैटेजिक हो गया, तो उसके इसमें ना अप्रूवल जल्दी मिल जाता था और पब्लिक कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि कौन से प्रोजेक्ट्स को आप स्ट्रैटेजिक डिक्लेयर करेंगे, इसकी कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आई हुई है, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम और है कि देयर इज अ क्लॉज ऑन पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। मतलब एक बार मान लीजिए किसी ने अप्रूवल नहीं लिया और उस इंडस्ट्री ने वहां प्लांट लगा दिया, तो रूल्स के अकॉर्डिंग उसको सजा होनी चाहिए, उसने क्योंकि वायलेशन किया हुआ, उस पर फाइन होने चाहिए। लेकिन अब इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है कि हम पोस्ट फैक्टो, मतलब बाद में हम उसको क्लियरेंस दे सकते हैं। अभी तक क्या होता है? प्रायर क्लियरेंस होता था, पहले लेते थे, प्लांट को सेटअप करने से पहले क्लियरेंस लेना होता था, ठीक है दोस्तों। फिर रिड्यूसेस फ्रॉम 30 to 20 days द टाइम प्रोवाइडेड फॉर पब्लिक टू सबमिट देयर रिस्पॉन्सेज। अब पब्लिक को पहले 30 दिन दिए जाते थे कि आप जो भी आपके ग्रीवांसेस हैं या आपका आपका जो सोचना है वो आप बता सकते हैं। लेकिन अभी इसको रिड्यूस करके 20 डेज कर दिया गया है। तो क्या होगा कि पब्लिक कंसल्टेशन भी कम आएगा, कम लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। फिर वैलिडिटी ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस भी बढ़ा दी गई हैं। देखिए माइनिंग जो होती थी पहले, क्या होता था कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस जो होते थे वो 30 साल के लिए वैलिड होते थे, ठीक है। अगर माइनिंग के लिए आप जा रहे हैं तो 30 साल के लिए वैलिड होते थे, लेकिन अब ये 50 साल के लिए वैलिड कर दिया। मतलब 50 साल के बाद ही अब दोबारा से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। रिवर वाली प्रोजेक्ट्स में पहले 10 साल होता था, 15 साल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? बेसिकली डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये क्या चीज है? ऑनररी कंसल जनरल्स। आप सभी को पता होगा कि जो IFS ऑफिसर्स होते हैं वो एज अ डिप्लोमैट दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे सिटीजन्स का ख्याल रखने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है उनको या उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो दे विल टेक केयर ऑफ दोज पीपल, ठीक है। लेकिन ये क्या चीज है ऑनररी कंसल जनरल्स? पहले देख लेते हैं। दे आर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब ये डिप्लोमैट्स नहीं होते, IFS ऑफिसर्स नहीं होते, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि काफी नामी होते हैं। इंडिया का मान लो कोई नामी है, जैसे रतन टाटा है, ठीक है, तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, लेकिन वो ऑनररी कंसल जनरल बनाए जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अप्रूवल लेकिन जरूरी होता है, किसी को भी ऑनररी कंसल जनरल बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अप्रूवल होना जरूरी है। They are not professional diplomats, but they are there to take care of the citizens and work informally. ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया कि टेक केयर ऑफ द सिटीजन्स, जो यहाँ की पॉलिसीज हैं, कल्चरल एक्सचेंज है, ठीक है, रेमिटेंसेस हो गए, ये सारी चीजें जो भी रिलेटेड हैं सिटीजन से, वो सारी चीजों को इनफॉर्मली परस्यू करने के लिए ऑनररी कंसल जनरल्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट ऑनररी कंसल जनरल्स इज ट्रू। तो इसमें 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं, आप देख सकते हैं ये जो मैंने अभी बताया है ये आपको ऑप्शंस में वहां पर मिल सकता है। आगे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन, क्योंकि इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन है इसलिए ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहां बनाया गया है? देहरादून उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड में। इसमें क्या होंगे? 50 स्पीशीज ऑफ लाइसेंस फर्न्स एंड फंगस होंगे, इनको क्रिप्टोगैमी बोला जाता है, ठीक है। तो लाइकेंस, फर्न्स एंड फंगाई होंगे इसमें। अब थोड़ा सा जान लेते हैं क्रिप्टोगैमिक होता क्या है, ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। प्लांट किंगडम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम्स। फर्स्ट इज क्रिप्टोगैम्स एंड सेकंड इज फैनेरोगैम्स, फैनेरोगैम्स, ठीक है। याद रखिए क्रिप्टोगैम्स एंड फैनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सीडलेस प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स में सीड नहीं होते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, ठीक है।
और फेनेरोगैम्स किसको बोलते हैं? सीड बियरिंग प्लांट्स को, जो कि रिप्रोडक्शन, इनका प्रॉपर रिप्रोडक्शन होता है। अब क्रिप्टोग्राम में रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो वहां कैसे रिप्रोड्यूस होता है? वहां पर विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, मतलब सीड और फ्लावर इसमें नहीं होते उसमें, क्योंकि आपको पता होगा सीड और फ्लावर दोनों रिप्रोडक्टिव आउटपुट्स होते हैं, लेकिन यहां रिप्रोडक्शन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन है ये। कहां पर है ये? इसमें क्या स्पीशीज होंगी, स्पीशीज कैसी होती, क्रिप्टोग्राम्स क्या होता है, फेनेरोग्राम्स क्या होता है, ये सारी चीजें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। इंडिया न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने इस फ्रेमवर्क को बनाया है। फ्रेमवर्क बेसिकली होता क्या है? फ्रेमवर्क ये होता है उनका गोल्स, उनका मिशन, उनका आउटपुट, वो क्या चाहते हैं, 10 साल में उन्होंने क्या विजन बना रखा है, किस तरीके से उस विजन को अचीव करेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। अब देखिए 2050 तक इनका क्या टारगेट है? लिविंग, विजन क्या है? लिविंग इन हार्मनी विद नेचर बाय 2050। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस स्ट्रेट अवे बन सकता है, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर बाय 2050 इज अ विजन ऑफ, पहला कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा यूएनईपी, डब्ल्यूटीओ, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इसका फ्रेमवर्क के 4 गोल्स क्या क्या हैं जो कि हम अचीव करेंगे 2050 तक? पहला है रेट ऑफ एक्सटिंक्शन शुड रिड्यूस बाय एटलीस्ट 10 फोल्ड। आपको पता होगा जो स्पीशीज होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, कैसे? वल्नरेबल होती हैं, हम उनकी खाल को या किसी चीज को स्मगल करते हैं, या उनको, उन एनिमल्स को किल कर देते हैं, या उनकी केयर नहीं करते, उस वजह से एक्सटिंक्शंस होते हैं, या उनके हैबिटेट को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन शुड रिड्यूस बाय एटलीस्ट 10 फोल्ड, ये हमारा टारगेट है। उसके अलावा कि रिस्क ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन शुड रिड्यूस बाय हाफ। जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज शुड बी मेंटेन बाय एटलीस्ट 90%। मतलब ये कह रहा है कि जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वाइल्ड की, उसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे टिल 90%। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्या होगा? एक तो पहला हमने एक्सटिंक्शन देख लिया कि एक्सटिंक्शन हमको 10 फोल्ड कम करना है, रिस्क ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन कम करना है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी को 90% तक मेंटेन करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आपको पता होगा जो नेचर की सर्विसेज होती है ह्यूमंस को, जैसे क्या होता है आयुर्वेदिक प्लांट्स, ठीक है, तो वो मेडिसिन बनाने के काम आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बैम्बू प्लांट्स हो गए, वो काफी कुर्सियां बनाने के या किसी और चीज के काम आते हैं। तो टू एनहांस एंड रिटेन नेचर सर्विसेज टू ह्यूमंस बाय कंजर्वेशन, अगर आप कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा और फिर आप उसको कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर इनका टारगेट ये है कि नेचर की सर्विसेज ह्यूमंस को बनी रहें, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। To ensure fair and equitable benefits to all from use of genetic resources, ऐसा ना हो कि इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, नेचर सबके लिए बराबर है तो सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबको उसका बराबर फायदा मिलना चाहिए, खास तौर से वहां जो ट्राइबल पीपल है उनको उसका फायदा मिलना चाहिए, ठीक है। तो टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट्स टू ऑल फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, टू क्लोज द गैप बिटवीन अवेलेबल फाइनेंशियल एंड अदर मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। हर चीज को करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ पैसे लगते हैं, फंड लगता है, तो उस फंड में वो कि गैप को, जो हमारा रिक्वायरमेंट है और जितना हमारे पास पैसा है, उसको गैप को फिल करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे, वो भी इस फ्रेमवर्क में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, एक फैक्ट है जो सीबीडी के बारे में बताना चाहता हूं। सीबीडी मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट्स सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन मॉन्ट्रियल, कनाडा, कनाडा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वर्क्स अंडर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, अब ये क्या चीज है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपको सीडीएस पता होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये एक मेजर रिफॉर्म था डिफेंस सेक्टर में। इसी तरीके से ये दूसरा एक मेजर रिफॉर्म होने जा रहा है डिफेंस सेक्टर में, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। सबसे पहले कारगिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी, जिसने सीडीएस की भी रिकमेंडेशन दी थी। तो सीडीएस को तो मान लिया गया था, लेकिन नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर को पिछले 3 साल से नहीं माना गया था। तो अब लेकिन ये कोऑर्डिनेटर आ रहा है। कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी, और ये वर्क करेगा अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए। नेवी, कोस्ट गार्ड और स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स, जिनका ज्यूरिसडिक्शन ओवरलैप करता है। देखिए डिफरेंट एजेंसीज के होने से प्रॉब्लम क्या होती है कि सबका अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है,
और अगर एक ही जुरिस्डिक्शन में दो बोर्ड्स आ जाते हैं या दो अथॉरिटीज आती हैं तो फ्रिक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं कि दोनों के आपस में लड़ाई होगी कि मेरा जुरिस्डिक्शन है, दूसरा कहेगा ये मेरा जुरिस्डिक्शन है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, पुलिस थाने भी कहता है ये हमारा जुरिस्डिक्शन, ये हमारा जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, तो इन तीनों चारों जो एजेंसीज हैं इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने कॉमन अथॉरिटी बनाने का मन बनाया है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जो कि ये देखेगा कि इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम हो सके, ना कि ओवरलैप एंड फ्रिक्शन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केव पेंटिंग्स फाइंड की गई हैं कुछ हरियाणा में, और ये माना जा रहा है कि ये सबसे ओल्डेस्ट केव पेंटिंग्स हैं। अभी तक कहा जाता है कि भीमबेटका केव्स जो मध्य प्रदेश में, आप सभी को पता होगा हिस्ट्री में, भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश आर दी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव पेंटिंग्स। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि ये जो केव पेंटिंग्स फाइंड की गई हैं ये सबसे ओल्डेस्ट हैं। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कब को बिलोंग करती है? अपर पेलियोलिथिक एज। प्लीज रिमेंबर, अपर पेलियोलिथिक एज। ये कब स्टार्ट हुई थी? 40,000 ईयर्स अगो। पेलियोलिथिक एज 40,000 ईयर्स अगो हुई थी और 10,000 ईयर्स अगो तक चली थी, मतलब 30,000 साल अपर पेलियोलिथिक एज चलती रही थी। कहां फाइंड की गई है? अरावली माउंटेन रेंजेस में, हरियाणा में अरावली माउंटेन रेंजेस। कहां पर? नियर होली ग्रेव कॉल्ड मंगरबानी। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड, मंगरबानी, मंगरबानी। अब इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन स्ट्रेट अवे पूछा जा सकता है, मंगरबानी इज रिलेटेड टू व्हाट? अपर पेलियोलिथिक एज, स्टोन एज, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये कौन से कल्चर को बिलोंग करता है? सोनियन कल्चर। आप हिस्ट्री में और कल्चर में ये सारी चीजें आप डिटेल में देख सकते हैं। इट बिलोंग्स टू सोनियन कल्चर। और ये कहां का? नर्मदा, शिवालिक और अरावलीज में होता था। ठीक है दोस्तों, तो सोनियन कल्चर कहां था? शिवालिक हिल्स, नर्मदा और अरावली में। आप देख सकते हैं इसमें प्रीलिम्स के कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पेंटिंग्स में क्या क्या होता था? इमेजेस ऑफ ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स, फोलिएज एंड ज्योमेट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक, क्योंकि कई बार हमको पता होता है ह्यूमन फिगर्स होते हैं, एनिमल फिगर्स होते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिक फिगर्स नहीं होते थे। तो यहाँ ज्योमेट्रिक फिगर भी पाए गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप प्लीज इसको याद रखिएगा। These मंगर केव आर्ट इज 20,000 to 40,000 ईयर्स ओल्ड, जबकि भीमबेटका 10,000 ईयर्स ओल्ड है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो, अगर ये पाया जाता है, अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो है 20 से 40,000 ईयर्स ओल्ड है, तो ये सबसे पुरानी केव पेंटिंग बन जाएगी इंडिया में जो फाइंड आउट हुई है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स आर ऑकरे बट सम आर व्हाइट। ये कलर है, सब कुछ पेंटिंग्स ऑकरे हैं लेकिन कुछ व्हाइट है। ज्यादातर पेंटिंग ऑकरे हैं, कुछ व्हाइट होती हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो व्हाइट पेंटिंग्स होती हैं वो लेटर स्टेज की पेंटिंग है। ठीक है, मान लीजिए एक केव में कई सारी पेंटिंग्स है, कुछ ऑकरे है कुछ व्हाइट है, तो व्हाइट को वो लोग बोल रहे हैं कि लेटर स्टेज की है। ठीक है, और जो ऑकरे वाली है वो अर्लियर स्टेज की। आगे चलते हैं दोस्तों। सब ऑर्बिटल फ्लाइट और ट्रेजेक्ट्री, ये अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि 6 एस्ट्रोनॉट्स को अभी स्पेस में भेजा गया था। ठीक है, पहले समझ लेते हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है कि 28,000 किलोमीटर पर आवर पे अगर कोई स्पेसक्राफ्ट चलता है तो वो क्या होता है, वो ऑर्बिट में चला जाता है अर्थ की, और ऑर्बिट में जाने के बाद वो इस तरह से चलता है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशन होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब वो नीचे नहीं गिरता, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे नहीं गिरता, वो वहीं रोटेट करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है अर्थ के अराउंड। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करें जो कि स्पेस में किसी तरह पहुंच तो गए हैं लेकिन उनकी 28,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड नहीं हो पाई, ठीक है, तो क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद ग्रेविटी की वजह से अर्थ पे वापस आ जाएंगे। इसको बोलते हैं सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में चले तो जा रहे हैं लेकिन वो ऑर्बिट में नहीं घूम रहे, मतलब उनकी 28,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड नहीं हुई, तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, वो अर्थ पे वापस आ जाएंगे। तो बोलते हैं सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अब स्पेस और एटमॉस्फेयर के बीच में एक बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं कर्मन लाइन। कर्मन लाइन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कर्मन लाइन इज ट्रू, या कर्मन लाइन इज रिलेटेड टू। तो इट्स अ बाउंड्री बिटवीन स्पेस एंड एटमॉस्फेयर, इल डिफाइंड बाउंड्री। किसी को पता नहीं कि बाउंड्री क्या है, लेकिन एक नोशन है कि स्पेस और एटमॉस्फेयर के बीच में एक बाउंड्री है, तो हम कर्मन लाइन बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कन्वर्ट यात्रास आपने काफी न्यूज में सुना होगा।
अब थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। हमको न्यूज में नहीं इंटरेस्ट होना चाहिए कि क्या हो रहा है पॉलिटिकली, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हमें इंपॉर्टेंट ये है कि इट्स अ पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज इन द हिंदू कैलेंडर मंथ ऑफ श्रावण। सावन में होता है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हिंदू कैलेंडर मंथ के हिसाब से होता है, इंग्लिश कैलेंडर मंथ के हिसाब से नहीं होता है। दूसरा, सैफरन क्लैड शिवा डिवोटीज, मतलब ये शिवा से रिलेटेड है, शिव भगवान से रिलेटेड है ये यात्रा जो है। इसमें क्या होता है कि सैफरन क्लैड शिव डिवोटीज जनरली वॉक बेयर फुट, मतलब नंगे पैर वो जाते हैं, पिक्चर्स लेकर के, पिक्चर्स मतलब घड़ा, घड़े में गंगा और अदर होली रिवर्स का पानी भर करके लाते हैं। आप इस पानी का वो करते क्या है, वो जाते हैं श्राइन्स ऑफ इंपॉर्टेंस। यूपी में, बिहार में कुछ श्राइन्स हैं जिसको माना जाता है कि बहुत ज्यादा पायस श्राइन्स हैं, और ये लॉर्ड शिवा को बिलोंग करती हैं। वहां जाकर के लॉर्ड शिवा की जो लिंगास हैं उनको वर्शिप करते हैं इस पानी से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद होना चाहिए, शिव जी से रिलेटेड है, सावन में होता है, और श्राइन्स ऑफ इंपॉर्टेंस में जाकर के इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। तालिबान, तालिबान क्लेम कर रहा है कि 85% ऑफ अफगानिस्तान उसने कैप्चर कर लिया है। अब इंडिया को इससे क्या नुकसान है, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इंडिया का $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रखा है अफगानिस्तान में, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वहां तालिबान आ जाता है तो इंडिया के सारे टाइज जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट से थे वो खत्म हो जाएंगे, और $3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट इंडिया ने किया था वो भी खतरे में आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। 2011 में इंडिया अफगानिस्तान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया गया था, जिसमें इंडिया ने कमिट किया था कि वो अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगा, इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करेगा, एजुकेशन और टेक्निकल असिस्टेंस को बिल्ड करेगा। सलमा डैम काफी आप लोगों ने सुना होगा, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इंडिया के हेल्प से ये बनाया गया था। जो अफगान का पार्लियामेंट है वो भी इंडिया ने बनाया था $90 मिलियन के खर्चे पे। एक हाईवे है जरांग देलाराम हाईवे, तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू खासा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ईरान के बॉर्डर पे है। आपको पता होगा इंडिया का जो प्रोजेक्ट था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कनेक्ट करने का, तो वो ये चाह रहे थे कि ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान को एक्सेस करें। ठीक है, और उसके बाद वो जो है सेंट्रल एशिया में भी घुसना चाह रहे थे। इंडिया का जो है ट्रेड, अपने टाइज बढ़ाना चाह रहे थे सेंट्रल एशिया से। तो ये जरांग देलाराम हाईवे जो है अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जुलाई 15 को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 15 जुलाई, अभी इस लेक्चर में मैंने आपको 11 जुलाई की इंपॉर्टेंस बताई थी, अभी 15 जुलाई की इंपॉर्टेंट है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में आता है ये, जो स्किल्स बढ़ाना है, जो हमें अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना है, अगर लोगों को उससे फायदा उठाना है, तो हमको उनको स्किल्ड करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 लोगों को स्किल करने के लिए बोलता है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आगे, टेक्सटाइल्स, हमेशा हम सुनते हैं टेक्सटाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट एम्प्लॉयज 45 मिलियन पीपल इन इंडिया, employs 45 million people in India. It is second only to agricultural sector in terms of employment. सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसमें होता है? एग्रीकल्चर में। आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इज डन इन विच ऑफ द सेक्टर्स। ठीक है, या अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। तो यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर। जीडीपी का 2.3% ये जनरेट करता है, 7% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट, 12% ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट अर्निंग का 12%, और एम्प्लॉयज मोर देन 21% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन दी वर्ल्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट होता है आपका चाइना, सेकेंड है इंडिया, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक स्कीम है समर्थ, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, तो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? समर्थ स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल या कुछ और, तो यहां पर टेक्सटाइल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपको पता हो ओबीसी का कॉन्सेप्ट तो पता ही है, लेकिन अब उसके अंदर भी ये लोग फाइंड आउट कर रहे हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब जिनको अभी तक कोटा का फायदा नहीं मिल पाया या बहुत ज्यादा जो बैकवर्ड हैं। तो इन्होंने, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अंडर आर्टिकल 340, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर आर्टिकल 340 एक कमीशन अपॉइंट किया है जो कि ओबीसी के अंदर जाकर के ईबीसी को फाइंड आउट करेगा। रहेंगे ओबीसी लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा जो बैकवर्ड क्लास
क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा ये कमीशन, ठीक है। और ये कमीशन को कौन हेड कर रहा है? जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी। तो ये सारे फैक्ट जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, खास तौर से आर्टिकल 340, ठीक है। आर्टिकल 340 lays down condition for appointment of a commission to investigate the conditions of backward classes, ठीक है दोस्तों। इससे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया में 2 बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किए गए थे, काका कालेलकर कमिटी 1953 में, आपको याद होना चाहिए, और मंडल कमीशन 1979 में। तो ये जो ओबीसी कोटा आपका 2005-6 में आया था वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आया था, ठीक है। ये 2 जो क्लास कमीशंस थे ये जो थे टेम्पररी क्लास कमीशंस थे, लेकिन बाद में पार्लियामेंट ने एनसीबीसी एक्ट 1993 में पास कर दिया, जिसने एनसीबीसी एक बॉडी बना दी जो स्टैचुरी बॉडी बन गई और एक परमानेंट बॉडी बन गई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। लेकिन उसके बाद 102 वन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज 102nd अमेंडमेंट एक्ट? तो 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया था और इसने इस बॉडी को स्टैचुरी स्टेटस से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, मतलब इसको अपग्रेड कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो आज की डेट में एनसीबीसी इज व्हाट? National Commission for Backward Classes is a constitutional body and it comes under 102nd Constitutional Amendment Act 2018. This is a very important fact from the prelims point of view. आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूएस ने एक नया क्वाड बनाया था। एक क्वाड आपको पता होगा जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए। यहां पर अफगानिस्तान के लिए न्यू क्वाड बनाया है। इसमें कौन सा आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ क्वाड इनिशिएटिव ऑफ यूएसए विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान? तो इसमें यूएस है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, रेस्ट ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप सो दोस्तों कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।